नमस्कार साथियों, वर्ण विचार के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले मित्रों हमने स्वरों के बारे में जाना, स्वरों के भेदों के बारे में जाना और सामान्य रूप से जो स्वर और व्यंजनों की उत्पत्ति थी, पिछली कक्षाओं में हमने इन सब का अध्ययन विस्तृत रूप से कर लिया था। अगर मित्रों आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास का अवलोकन कीजिए, तत्पश्चात इस क्लास में हम आएंगे और व्यंजनों का वर्गीकरण आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो इतने तसल्ली से, इतने शांत चित्त मन से मैं आपको ये व्यंजनों का वर्गीकरण कराऊंगा मित्रों। बिल्कुल आपको एकदम अच्छा लगेगा, पढ़ करके भी अच्छा लगेगा और याद भी होगा और सरल भाषा में मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों ज्यादा समय न लेते हुए आइए अपने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहले वही अपने परम पिता परमात्मा को याद कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः, इनके चरणों में पहले प्रणाम। अब हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, और ये करने के बाद में अपना जो वर्ण विचार है वो कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। क्योंकि हमने प्रारंभ में जो सिंपल भाषा के अंदर मैं कहूं तो हमने व्यंजन और स्वर और व्यंजन देख लिए थे। फिर मैंने इनका वर्गीकरण कर दिया था। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों की उत्पत्ति, उनके जो भेद वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। अब हम व्यंजनों का जो अध्ययन है या व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में मैं इस पूरे टॉपिक की प्रश्नमाला लेकर के आपके सामने आऊंगा। उसमें कितना आपका अभ्यास हुआ है, कितना आपने सीखा है, कितना आपने उसमें मेहनत की है, वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं आंकलन करूंगा मित्रों आपका। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि ये पीछे की जो 3 कक्षाएं हैं उसका अवलोकन कर लेना, फिर आपका सही मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हो जाएगा। तो चलिए मित्रों हम इसको शुरू करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए मित्रों, व्यंजनों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में इसको बांटते हैं। एक भाग कौन सा? एक भाग होता है उच्चारण स्थान, एक भाग होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पहले मैं मोटी मोटी भूमिका बना रहा हूं, फिर डिटेल से एक एक को आराम से समझेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर एक। दूसरा इसका भेद होता है मित्रों प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, ये इसका दूसरा भाग है, प्रयत्न के आधार पर। फिर हम प्रयत्न के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये एक भाग, ये दूसरा भाग। व्यंजनों का वर्गीकरण हम मोटे रूप से कितने भागों में पढ़ते हैं? 2 भागों में पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। चलिए मित्रों आगे देखिए इसमें अब वो कौन कौन से हैं। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको पहले इसमें चार्ट बना देता हूं। जैसे पहले आपने कौन सा पढ़ा था? उच्चारण स्थान। एक तो हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। चलो एक बात ये हो गई, पुनः मैं इसको बना देता हूं, बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपके याद भी हो जाएगा। और दूसरा इसमें क्या है मित्रों? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। अब जो प्रयत्न के आधार पर है इसको फिर इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये लो मित्रों अभी बता देते हैं। एक तो इसमें आता है उच्चारण के आधार पर। सिंपल है, उच्चारण के आधार पर। इन दोनों में अंतर है मित्रों, यहां तो उच्चारण स्थान है, यहां तो उच्चारण स्थान है और यहां उच्चारण के आधार पर है। उच्चारण स्थान के आधार पर अलग है और उच्चारण के आधार पर अलग है। उच्चारण के आधार पर 3 भागों में इसको बांटते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर क्या हुआ देखिए आप, नंबर 2 पर होता है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, ये दूसरा भेद हो गया, आधार पर। और तीसरा जो इसका भेद होता है वो श्वास वायु, श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर, वायु के आधार पर। इस चित्र को मित्रों अपने हृदय में बिठा लीजिए, अपनी स्मृति पटल पर इस चित्र को बार बार दौड़ाइए, चार्ट बना करके देखिए। और कहते हैं कि चार्ट के माध्यम से जो विद्यार्थी अध्ययन करता है इस प्रकार से आत्मसात करता है, बड़े सहर्ष भाव से उसको वो ग्रहण कर पाता है। तो देखिए उच्चारण के आधार पर, कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर। फिर मित्रों इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी फिर भेद और हो जाते हैं। जैसे उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछे, उच्चारण के आधार पर पूछे तो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? इसमें 8 भाग आ जाते हैं। मोटे रूप से 8 भाग, मुख्य रूप से 8 भाग आएंगे। वो कौन कौन से आएंगे एक एक को मैं समझाऊंगा। पहले एक बार मोटे रूप से इसका चार्ट दिमाग में बनाइए। कंपन के आधार पर पूछे तो कंपन के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, सब जानते हैं कौन कौन से। एक तो अघोष,
एक तो कौन सा है अघोष और एक है घोष, एक है घोष और घोष का ही दूसरा नाम क्या है सघोष, घोष का ही दूसरा नाम मित्रों सघोष है। कंपन के आधार पर ये हो गया। फिर श्वास वायु के आधार पर अगर आपसे पूछे श्वास वायु कम निकलना और ज्यादा निकलना यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण, क्या आ जाएगा इसमें, एक तो होगा अल्प प्राण, एक तो इसमें आता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ये दो भेद इसके हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे वो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैंने ये स्टार्ट यहां से कहां से किया मित्रों, देखिए मैंने सबसे पहले दोबारा देखिए, मैंने सबसे पहले ये व्यंजनों का वर्गीकरण, कल हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्वरों को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से जो आपको सबको मालूम है, एक तो हमने कौन सा लिया था बताइए, मात्रा काल, उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, फिर हमने जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, फिर हमने मुखाकृति के आधार पर, और कौन सा था एक ओष्ठ की गोलाई के आधार पर। ये 5 भागों में हमने स्वरों का विभाजन किया था। अच्छी क्लास वो देखना आप जाकर के पीछे। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण भी उसी लहजे से पढ़ रहे हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण हमने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में हम इसको बांट करके पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। अब आइए कौन कौन सा है, फिर इसके अंदर भी भेद है, वो कौन कौन से हैं देखिए। उच्चारण स्थान के आधार पर ये मैं अलग आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा, और प्रयत्न के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है, उच्चारण के आधार पर, कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 8 भाग हो गए, जिसमें वही आएंगे कौन कौन से, स्पर्शी है, संघर्षी है, संघर्षहीन है, प्रकंपित है, लुंठित है, ताड़नजात है, ये सारे ये इसके अंतर्गत आएंगे। घोष और अघोष, वर्ग का पहला दूसरा किस में जाएगा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा किस में जाएगा। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण में वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और महाप्राण में वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण में जाएगा। ये सारी बातें हम एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मित्रों कौन सा भेद ले रहे हैं, ये वाला उच्चारण स्थान के आधार पर। अब एक एक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको प्रारंभ करने जा रहा हूं, कौन सा है देखिए मित्रों, थोड़ा सा मैं इसमें इसको ले रहे हैं पहले भेद को। कौन सा है मित्रों, पहला भेद है अपना उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए मित्रों, पहली बार जो व्याकरण की तैयारी कर रहा है उसको ये टॉपिक हो सकता है कि थोड़ा सा क्या है हार्ड लगे। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा कंठ से बोला जाएगा, कौन सा तालु से बोला जाएगा, कौन सा संघर्षहीन हो गया, कौन सा संघर्षी हो गया, कौन सा स्पर्शी हो गया, ये उसको मालूम नहीं है। पहली बार जो पढ़ रहा है तो थोड़ा सा उसको अटपटा लग सकता है, लेकिन ये मेरा दावा है कि 2-3 बार अगर इसका अभ्यास कर लेगा और 2-3 ये क्लासों को बार बार 1-2 बार रिपीट करके देख लेगा तो बिल्कुल वो अच्छे ढंग से इसको समझ पाएगा। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब कईयों को मालूम नहीं होता है, मैं जब ऑफलाइन में पूछता हूं कि बताइए कि पै का उच्चारण स्थान क्या है, पै का उच्चारण स्थान क्या है, अब विद्यार्थी को पता नहीं कंठ है कि तालु है कि क्या है, तो इसको कैसे सीखें। तो इसको मित्रों एक मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, अपने तसल्ली से इसको सुनना। जैसे देखिए मित्रों, मैं यहाँ एक थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कैसा बनेगा वो पता नहीं, लेकिन अपने उसमें अभ्यास कर रहे हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक किसी व्यक्ति का इस प्रकार से मैं कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए ये कोई मैंने व्यक्ति बनाया, कैसा बनेगा वो पता नहीं, लेकिन अपने अंदाजा लगा रहे हैं, ये व्यक्ति मैंने बना दिया है। अब देखना कौन सा स्थान कंठ का है, कौन सा तालु का है, पहले कैवरक का, खैवरक, चैवरक का, टैवरक का, तैवरक का, पैवरक का, कहां से बोले जाएंगे, ये चित्र के माध्यम से 5 को तो आप आसानी से सीख जाओगे। कैसे, जैसे देखिए मैं प्रश्न करता हूं बच्चों से कि ये बताइए कि सबसे पहले जो मनुष्य के अंदर दुख का भाव और प्रसन्नता का जो भाव होता है वो सबसे पहले कहां उठता है, कैसे पता लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है, या कैसे पता लगता है ये व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, हर्ष की मुद्रा में है, कैसे पता लगता है। तो विद्यार्थी कहते हैं कि सर जब वो हंसता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये क्या है, बड़ा प्रसन्नचित्त है, लेकिन जब ये रोता है तो पता लग जाता है ये दुखी है। तो इसका मतलब कोई विद्यार्थी तो कहता है कि सर आंखों से पता लगा है, कई विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर होठों से पता लगा है, क्योंकि वो रोता है तो होठ हिलते हैं। कई कहते हैं नहीं सर उसके कंठ से पता लगता है, तो कंठ से पता लगता है कि हाँ कि वो रूंधे हुए गले से बोलता है। लेकिन मित्रों इसका आंसर ये सही नहीं है। कैसे,
सबसे पहले जो भाव आता है वो कहाँ उठता है? ये जब प्रश्न आता है तो विद्यार्थी मौन हो जाते हैं। देखिए यहां पर नाभि है, यहां पर मित्रों क्या है? नाभि है। सबसे पहले जो भाव आएंगे, सबसे पहले दुख या प्रसन्नचित्ता का जो भाव है वो यहां पर उमड़ता है मित्रों। कहां पर उमड़ता है? इस नाभि के इर्द गिर्द उमड़ता है। और जब ये प्रसन्नता या दुख का भाव धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर मतलब कहां है? ऊपर की ओर, वक्ष स्थलों की ओर ये भाव जाता है। वक्ष स्थलों से टकरा करके ये भाव कहां पर आया? गले में या कंठ में आया। कहां पर आया? कंठ में आया। तब जैसे ही ये भाव कंठ में आया, तब पता लगता है किसी सुनने वाले या देखने वाले के व्यक्ति को तब पता लगता है कि ये व्यक्ति क्या है? दुखी है या प्रसन्नचित्त है। कैसे? क्योंकि दुख का भाव जैसे ही वो अपने वाणी प्रकट करेगा तो पता लग जाएगा, रूंधे हुए गले से बोलेगा। रूंधे हुए गले से बोलेगा तो सबसे पहले जो व्यक्ति आभास करता है, व्यक्ति जिसको देख करके या समझ करके जो अनुमान लगाता है, तो वो तो यही लगाता है कि ये भाव पहले कहां पर आया है? गले में आया है। इस कारण से कहते हैं कि भाव तो पहले नीचे उठ चुके हैं, लेकिन ये भाव जब यहां से टकराया है तो यहां पहला जो स्थान है वो उसको दे दिया। किसको? गले को दे दिया। अभी कंठ, इसको कंठ को दे दिया है। पहला जो भाग दुख या प्रसन्नता का भाव जो है, पहले सबसे पहले ये कहते हैं कि गले से टकराया। चलो, इसके माध्यम से पता लग जाता है कि व्यक्ति दुखी है या प्रसन्नचित्त है। लेकिन ये भाव तो नाभि के अंदर उठा है मित्रों, ध्यान कर लेना। ये अब क्या होता है? ये भाव धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन आगे आगे ये मार्ग आ गया, मस्तिष्क ये आ गया, आगे बाहर निकल नहीं सकता। और जब तक ये दुख का भाव बाहर नहीं निकलेगा, वो व्यक्ति क्या है? बेचैन ही रहता है। मन उसका क्या है? विचलित रहता है, दोलायमान रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक दुख या प्रसन्नता का भाव किसी को व्यक्त ना कर दे, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, अगर दुख का भाव किसी दूसरे को न बता दे, खूब अच्छे तरीके से रो न ले, अपने मन को हल्का न कर ले, तब तक वो व्यक्ति बेचैन रहता है मित्रों। तो कहते हैं कि ये दुख का भाव ऊपर टकराया, ऊपर टकराने पर जगह नहीं मिली, तो वापस ये निराश होकर के नीचे की ओर आया कि भैया बाहर तो निकल नहीं सकता, अब क्या करें? तो इस व्यक्ति को यहां से एक खुली हुई पाइपलाइन दिखाई दी। पाइपलाइन का मतलब समझ लेना मित्रों क्या है? एक खुला हुआ ये मार्ग दिखाई दिया, मुंह का मार्ग दिखाई दिया कि ये दुख का भाव यहाँ ऊपर से तो नहीं निकल सकता, लेकिन हो सकता है कि मैं नीचे ये जो खुला हुआ भाग है मुंह का, यहां से निकाल दूं। तो ये भाव यहां तालू से टकराया। किससे टकराया मित्रों? यहां तलवे से, तालू से टकराया। तो ये दूसरे नंबर का जो स्थान किसको दे दिया? तालू को दे दिया। चलो, ये बात आ गई। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहां पर मसूड़े, ऊपर वाले जो मसूड़े उठा हुआ जो भाग है वो मूर्धा, उस मूर्धा से टकराया। तो तीसरा स्थान हमने किसको दे दिया? मूर्धा को दे दिया। फिर ये दुख का भाव दांत से टकराया, यहां दांत है तो इस दांत से टकराया, तो इस दंत को दे दिया। और फिर ये जो बाहर के जो ओष्ठ हैं, होठ पर जब ये भाव आया तो मनुष्य फपक फपक कर रोने लग जाता है, उसके होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये वास्तव में कितना दुखी है। बाद में जब होठों पर यह भाव आता है, तब उसके पूर्ण रूप से दुखी होने का या प्रसन्नचित्त होने का भाव प्रकट हो जाता है। तो लास्ट हमने किसको दिया? ओष्ठ को दिया। अगर मित्रों ये 5 क्रम आपके ध्यान याद हैं, तो कैसे लेकर के मैं तक के जो 5 ही वर्ग हैं, कै का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, तय का वर्ग और पै का वर्ग, ये 5 वर्ग इन 5 में बांट दो, ये इनके क्या होंगे? उच्चारण स्थान हो जाएंगे। देखिए मित्रों, समझ रहे हो ना आप? देखो, मेरे समझाने का मतलब क्या है मित्रों? ये चित्र पर आप वैसे ही ये समझाने के लिए है कि दुख का भाव सर्वप्रथम नाभि के इर्द गिर्द घूमा। नाभि के इर्द गिर्द घूमने पर ये दुख का भाव यहां टकराता है। फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने के बाद में जैसे ही ये गले में आता है, तो मनुष्य के प्रथम दृष्टया सबसे पहले दुख या प्रसन्नचित्त होने का भाव कंठ से जब टकराता है, तो पता लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है या प्रसन्नचित्त है। और ये भाव धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा, ऊपर जगह नहीं मिली, वापस नीचे आया और मुंह जो खुला हुआ भाग था वहां से सबसे पहले इस तालू से टकराया। तो 2 नंबर इसको दे दो, 1 नंबर कंठ को दे दिया। फिर आगे थोड़ा सा मूर्धा, कई कहते हैं मूर्धा क्या होती है सर? मूर्धा होती है कि ऊपर जो अपने मसूड़े हैं उसका ऊपर उठा हुआ जो भाग है, ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो 3 नंबर इस मूर्धा को दे दिया। मूर्धा से आगे क्या है मित्रों? दंत है अपने, क्या है? दंत है। तो 4 नंबर दंत को दे दिया। और फिर अपने ये देखिए क्या है? ओष्ठ है, होठ है, अधर है, इसको दे दिया।
तो 5 नंबर किसको दिया है? ओष्ठ को दिया है। ओष्ठ पर जैसे ही भाव आया पता लग गया कि ये व्यक्ति क्या है, दुखी है या प्रसन्नचित है। तो मैंने इन 5 के माध्यम से आपके 5 लाइनों के उच्चारण स्थान याद करवा दिए मित्रों। कैसे? जैसे मान लीजिए, देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर पहले मैं मोटी मोटी रूपरेखा बता देता हूं, फिर इसको इसमें बांटूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे क ख ग घंग, क ख ग घंग, इस तरीके से बोलोगे, अड़े नहीं बोलोगे इसको, क ख ग घंग। फिर क्या आता है? च छ ज झइये, च छ ज झइये, ये आ गया। उसके बाद में मित्रों क्या है? ट ठ ड ढण, ट ठ ड ढण, ये आ गया मित्रों। उसके बाद में त थ द धन, त थ द धन, ये आ गया। इसके बाद में प फ ब भैम, प फ ब भ और मैं, प फ ब भैम, ये 5 वर्ग आ गए। अब आपसे पूछे कि बताइए मित्रों, कै वर्ग किससे बोला जाएगा? कै वर्ग किससे बोला जाएगा? तो बिल्कुल ये पहला ही वर्ग है और पहला ही उच्चारण स्थान ले लो। कै वर्ग, देखिए ये 5 है ना, इसको क्रम से ही इन 5 में डिवाइडेशन कर दो। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर आप क्या करोगे, इस कै को, ये कै किससे बोला जाएगा? तो ये बोला जाएगा जी कंठ से। कैसे पता लगा जी? हमने देख लिया। कहां से देखा? ये रहा, यहां इसको दे दो कंठ, इसको आपने क्या दे दिया? कंठ दे दिया। दूसरा नंबर, दूसरा ये है, दूसरा क्या है? ये दूसरी लाइन, दूसरा वर्ग कौन सा है? चय वाला। तो दूसरा यहां उच्चारण स्थान क्या है? तालु का है। तो ये लो तालु का, इसको दे दो, तालु इसको दे दिए। चलो सर ये तो आ गया हमारे समझ में। और देखिए तीसरा टय वाला है, तो टय वाला किसको दे दो? मूर्धा को दे दीजिए। ये लो, ये मूर्धा से ये वर्ण बोले जाएंगे। फिर दंत को दे दो, दंत में क्या है? ये रहा दंत। चौथा जो है वो दंत को दे दो, और पांचवा जो ओष्ठ है, ये पांचवा जो वर्ग है वो किसको दे दो मित्रों? ओष्ठ को दे दो। क्या दिक्कत है बताइए? कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल तरीके से। अब इससे सिंपल और क्या हो सकता है मित्रों? क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से बताने का प्रयास किया है। कंठ है, कंठ से टकराया, कंठ पहला भाग। फिर यहाँ ऊपर देखिए, ये यहाँ पर क्या है? तालु है, तालु से टकराया दूसरा, तालु से थोड़ा आगे आइए, यहाँ आइए मूर्धा, तीसरा मूर्धा। फिर दंत आएंगे, दंत से टकराया चौथा दंत। पांचवा क्या है? ओष्ठ है। इन पांचों को क्रम से सेट कर लो, पांचों को क्रम से लिख लो, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और पांचों को लिख करके कैसे लेकर मैं तक की 5 ही तो लाइन है, एक एक लाइन को एक एक में दे दो। कंठ कहेगा भी मैं पहले था तो मेरे को पहली लाइन दे दो। तालु कहते हैं कि मैं दूसरे नंबर पर आया हूं तो मुझे दूसरी लाइन दे दो। मूर्धा कहता है तीसरे पर हूं, तीसरी दे दो। दंत कहता है मैं चौथे पर हूं, चौथी लाइन दे दो। और ओष्ठ कहता है मैं 5वीं पर हूं, 5वीं लाइन दे दो। दिक्कत कहां है? कहीं दिक्कत नहीं है। तो देखिए मित्रों, इतनी बात समझ गए क्या? जी सर समझ गए। तो आइए, इतनी बात समझ गए तो और आगे चलते हैं अभी। और देखिए मित्रों, यहां पर अब मैंने पहला इसका कौन सा लिया था बताइए मित्रों? उच्चारण स्थान। बार बार मैं लिख लिख कर बता रहा हूं मित्रों, आपको कहीं भूल न जाओ। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर अगर पूछे आपसे आधार पर, तो मैं यही कहता हूं कि देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, बहुत अच्छा आसानी से समझना मित्रों इसको। देखो पहला क्या है? कंठ। पहला क्या है? कंठ है, जी सर आ गया। दूसरा क्या है? तालु है, चलो ये भी आ गया। तीसरा बोलिए किसका स्थान? मूर्धा का। चौथा किसका? दंत का। पांचवा किसका? ओष्ठ का। पांचवा किसका? ओष्ठ का। ये लो जी, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कंठ में कौन कौन सा, अब यहां रख दो। क्या रखोगे? ये लो अभी रख देते हैं। कंठ में, कंठ में कै वाली लाइन, कै, ख, ग, घ, ng, ये लो, ये कै वाली लाइन इसको दे दी। इसको तालु को दे दो, दूसरे नंबर का है, तो च, छ, ज, झ, ञ, ये इसको दे दिया। चलो जी सर ये भी समझ में आ गई। तीसरी लाइन मूर्धा को दे दो, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये इसको दे दी। दंत को कौन सी देंगे? चौथी, त, थ, द, ध, न, ये लो जी। और ओष्ठ को देंगे 5वीं, कौन कौन सी देंगे बोलो? प, फ, ब, भ और मैं। इतनी तो आपके समझ में आ गई मित्रों। लेकिन अगर ये पूछे तो इनमें कोई स्वर भी आता है क्या? जी सर आता है। कौन कौन सा आता है? देखिए स्वर पहला कौन सा है? ए है। पहला कौन सा है? ए के साथ में आ, ए के साथ में आ, पहला ही स्वर, पहला ही स्वर, पहली ही लाइन, पहला ही उच्चारण स्थान। देखो पहले उच्चारण स्थान, पहली लाइन और पहला ही स्वर, इसको दे दो। दिक्कत कहां है? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उच्चारण स्थान, दूसरी लाइन और दूसरा स्वर ई, क्या है? ई, ये ई इसको दे दो, ई और बड़ी ई, ये लो ये इसमें गई। अब तीसरा उच्चारण स्थान है, तीसरा उच्चारण स्थान मूर्धा है।
लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अब कैसे? ई ए आ ई, उसके बाद में क्या आता है? ऊ ऊ के उच्चारण में मुख गोल होता है। पीछे वाली क्लास अगर आपने देखी है तो मित्रों देखो, ऊ के उच्चारण में मुख गोल हो जाता है, और गोल किस में होता है? ओष्ठ में होता है। गोल किस में होता है? ओष्ठ में होता है। तो तीसरा जो ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किसको दे देंगे? ओष्ठ को देंगे, न कि कहीं यहां मत दे देना। और यहां तो एक बहुत अच्छा नियम बता देता हूं आपको। क्या? ऊ इसमें आ गया, ये क्या है? रे रे रे, रे है वहां री है, रे है वहां री है। ऐसे याद करो, रे है वहां क्या आ जाएगी? री, ऋषि आ जाएगी। इतने स्वर अपने हो गए। कौन कौन से? ए आ ई ऊ री, री इतने आ गए हैं। इतनों को हमने इसमें बांट दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। अब क्या बच गया? एक होता है यहां पर विसर्ग, और एक होता है और विसर्ग, ये दो और रह गए, है और विसर्ग। वैसे इसका अलग से नाम बना दिया है। आधुनिक शोधों के अनुसार इसको काकल्य ध्वनि कहा गया है। आधुनिक शोध जो हुए हैं उसके अनुसार इन दोनों को काकल्य ध्वनि माना गया है, काकल्य ध्वनि। तो इसको कंठ में भी रख दिया है, और बाद में मैं नीचे काकल्य ध्वनि कराऊंगा तो उसमें विसर्ग और है को आप लिख देना, ये उसमें भी आएगा। इसका नाम काकल्य ध्वनि भी है मित्रों। क्या है? काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि, इसका नाम काकल्य ध्वनि भी है। ये है और विसर्ग दो आएंगे उसमें। और वैसे अगर ये काकल्य ध्वनि उसमें न आए और सीधा पूछ ले कि है और है का उच्चारण स्थान है तो कंठ है, उसमें काकल्य ध्वनि नहीं दिया है तो फिर आपको कंठ करना पड़ेगा। विसर्ग का भी क्या है? कंठ है। इतनी बात समझ में आ गई क्या मित्रों? ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। कोई मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आई। कैसे? पहला उच्चारण स्थान, पहली लाइन, पहला स्वर, ठीक है आ गया। इसके बाद में है और विसर्ग, ये दो और जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद हो गया सर? चलो अब इसमें क्या बचा? देखिए अभी मैं इन स्वरों को भी सेट कर रहा हूं, साथ में जो और बचे हुए जो वर्ण है उनको भी सेट कर रहा हूं। जहां देखिए रे है वहां आपने क्या लगा दिया जी? री लगा दी। री लगा दी तो रे है तो वहां रे भी तो लगाओगे, वहां क्या लगाओगे? रे भी तो लगा दो। जहां री है वहां रे भी है। ये लो जी, रे इसमें बांट दिया। अब क्या बच गया? दंत से एक लय वाला जो आएगा लय, ये किसको दोगे? दंत को दोगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या मित्रों? पहले तो ये बताओ, 5 आगे ना? आगे सर। अब क्या करें अपने? अब करना क्या है? अब देखो, वकारस्य दंतोष्ठो। अब ऐसे करो, यहां देखिए मित्रों, सब पहले लाइन सभी इधर ध्यान करेंगे, मैं बताऊंगा। अब लास्ट वाले दो उठा लो। कौन कौन से? दंत प्लस ओष्ठ, इन दोनों को मिला लो। दंत प्लस ओष्ठ को मिलाओ तो यहां मैंने लिख दिया दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ के मेल से क्या बोला जाएगा? वकारस्य दंतोष्ठो, वह बोला जाएगा। देखो मैंने इसको याद करने का, देखो इससे आसान तरीका मेरे पास नहीं है मित्रों। देखिए ये 5 तो क्रम से आप लिख ही लोगे। पहला उच्चारण स्थान कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, दंत, रोष्ठ, ये तो आप कर ही लोगे। उसके बाद में मैंने इन दोनों को मिलाया, दंत प्लस ओष्ठ को मिला दिया, दंत प्लस ओष्ठ से वह बोला जाएगा। ठीक है सर, आ गया। फिर आता ए दे तो कंठ था, फिर मैंने नीचे से पहले दोनों को मिलाया, अब मैं ऊपर से दोनों को मिला रहा हूं। कंठ प्लस तालु, तो यहां लिख दो कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु के मेल से कौन सा वर्ण बोला जाएगा? तो ए दई तो कंठ तालु, ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान किससे होगा? कंठ प्लस तालु से होगा। मित्रों मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये बिल्कुल आप 2-3 बार इसको लिख करके, जैसे मैं बता रहा हूं उसको 1-2-3 बार पढ़ना, 1-2 बार क्लासे देखना, फिर आप बिना देखे आप लिखने का प्रयास करना। जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप ये, इसमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। और एक बार ये चीज पकड़ में आ गई ना, फिर कहीं पर भी विस्मृत नहीं होगी ये, आपको अच्छा लाभ मिलेगा इसमें। देखिए क्या दिया है मैंने? 5 कर दिए। इसमें मैंने क्या मिलाया? नीचे वाले दोनों मिलाए जी सर, आ गया, वह कर दिया। इनके उच्चारण में देखिए किस किस का योग रहता है, फिर मैंने ऊपर वाले दो मिला दिए, कंठ प्लस तालु। जी सर ये तो समझ में आ गया। अब देखो स्वर आ रहे हैं सारे, ए आ ई ऊ री ए आई। अब कहेंगे सर ओ औ तो बच गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो ओ औ को मिला देंगे। अब क्या करेंगे? एक ऊपर वाला और एक लास्ट वाला, एक ऊपर वाला एक लास्ट वाला, इसको मिला दो। कंठ, थोड़ा सा मैं अलग पेन से दर्शा देता हूं। एक तो ऊपर वाला कंठ को और एक नीचे वाले ओष्ठ को, एक तो कंठ ऊपर वाले को और एक ओष्ठ को, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा मित्रों? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ के मेल से
क्या बनेगा? ओ व औ। औ दो तो कंठोष्टम, इससे बनेगा ओ प्लस औ। ये दो इससे आ गए हैं। तो बताइए मित्रों, सारे के सारे स्वर आए कि नहीं आए? जी आ गए। कैसे आ गए? ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। 11 के 11 जो स्वर हैं वो इनमें आ गए हैं। आ गए हैं कि नहीं आ गए? जी आ गए हैं। फिर कहोगे क्या कि सर व आ गया, र आ गया, ल आ गया, ये कहाँ है? ये रे ले वे, ये कहाँ है? रे ले वे तो आ गया, ये कहाँ है? तो तालु को आप क्या दे दोगे? ये दे दोगे। ईचू ये शाणाम तालु, ये इसको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कहोगे सर वो 3 सह तो रह गए, 3 सह, सह श सह, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 3 सह कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा सह? ये अच्छा, मैं इसका एक क्रम भी पूछा है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, इसका क्रम पूछ लिया था। कैसे कि सर वर्णों का सही क्रम है। एक ऐसे दे दिया था स श श, एक ऐसे दिया था श श स, एक इस प्रकार से दे दिया था क्या, पहले स ये फिर ये और फिर ये, इस प्रकार से। अब ऐसे भी परीक्षा में पूछ लेते हैं वर्णों का सही क्रम क्या है, इस प्रकार से पूछ लिया था। अब इसमें सही कौन सा है? पहले कौन सा आएगा जी? कई कहते हैं कि जी गोलिया से आएगा। अब गोलिया से कौन सा है? अब आप इसमें खुद देखिए जी सर ये है ना गोलिया से, ये गोलिया से। फिर पेट पाड़िया से, ये मूर्धन्य से, और ये कौन सा है? दंत्य से। तो मित्रों ये आपको मालूम भी हो जाएगा कि जब हम संधि पढ़ते हैं तो हम कहते हैं क्या है? मूर्धन्य से हो जाता है, दंत्य से हो जाता है, तालव्य से हो जाता है। तो वो यही तो है। कैसे? ये तालव्य से, तालव्य से का मतलब है कि तालु से बोला जाता है। और ये देखिए इसका एक पहचान करने का तरीका भी है। ये कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो ये वाला से 2 पर तालु है तो 2 वाले को दे दो, 2 वाले को दे देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? ये और से, इसी क्रम में मैं लिख देता हूं, ये और से, ये और से इसको दे दिया। अब नीचे चलते रहो, ये 3 क्रम से है ना, तो यहां से दे दिया 2 नंबर को। फिर इससे अगला कौन सा? ये इसको दे दो। फिर इससे अगला कौन सा? ये से इसको। इन से को क्रमशः लिखेंगे। दूसरे से शुरू हो जाना से को लिखने में, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में है। और फिर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए तालव्य से कौन सा है? तो ये रहा तालव्य से। क्यों? क्योंकि ये देखिए किस में है? तालु में है। तो तालु में होने के कारण इस से का नाम तालव्य से पड़ गया। से ये मूर्धा में होने के कारण इस से को मूर्धन्य से कहते हैं। और दंत में ये से होने के कारण इसको दंत्य से कहा जाता है। ये इसके पीछे लॉजिक है मित्रों। ध्यान देना, एक एक चीज देखिए किस प्रकार से जुड़ी हुई है। ये से तो कौन सा है? तालव्य से। पूछा जाए आपसे, कई विद्यार्थियों से मैं पूछता हूं ऑफलाइन में कि बताइए मित्रों तालव्य से कौन सा है? अब बच्चा कहता है कि जी वो पेट पाड़िया, या वो कहते हैं कि सड़क वाला। ये देखो, तब बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी बात बच्चों को नहीं पता होती है, तो ये मन में क्या है, थोड़ा सा धक्का लगता है मित्रों। इसलिए अपने कहीं पर भी कमजोर नहीं रहना है, सारी बातें अपने इसमें ध्यान से करेंगे। देखिए से तालव्य से, ये कौन सा हो गया? मूर्धन्य से, ये मूर्धन्य से। और ये कौन सा हो गया मित्रों? दंत्य से हो गया। क्या हो गया? दंत्य से हो गया है। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? जी सर इतनी तो बात आ गई, लेकिन थोड़ा सा मित्रों मेरा अनुरोध है कि इसमें थोड़ा अभ्यास, एक बार थोड़ा सा अभ्यास कर लेना, मन लगा करके, कहीं नहीं भूलोगे। तो ये बात समझ गए ना? पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। ये मैंने कैसे बनाए? तो आपको पता ही है कि पहले मैंने दंत प्लस ओष्ठ को मिला दिया, नीचे वाले दोनों ले लिए। फिर मैंने ऊपर वाले दोनों ले लिए, कंठ प्लस तालु, तो कंठ प्लस तालु से ए आई हो गया। फिर मैंने एक ऊपर वाला और एक पांचवा अंतिम ले लिया। फिर यहां से मैंने कंठ प्लस ओष्ठ बढ़ा दिए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई मित्रों? जी सर आ गई है। इसके बाद में कौन से रह गए? इसके बाद में एक दो और रह गए हैं। कौन कौन से? वो देखिए, आपसे पूछा जाए क्या प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण तो रह गया, वो किससे बोला जाएगा? तो अभी देख लेते हैं क्या, अनुस्वारस्य नासिका। देखिए नासिका से कौन से वर्ण बोले जाएंगे? नासिका से मित्रों देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचम, कै वाली लाइन का कौन सा है? अंग। च वाली का ये, ट वाली का ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सभी, इन सभी का उच्चारण किससे होगा? नासिका से होगा। और कहते हैं कि अनुस्वार, नासिका से अनुस्वार का भी उच्चारण किससे होता है? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण भी किससे होगा?
किससे होगा? नासिका से होगा। अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका के द्वारा होता है, नाक के द्वारा बोला जाता है। अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है, नासिका से होता है। ये लो मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनुस्वार का मतलब समझते हो क्या? ये अनुस्वार, ये अनुस्वार, इसका उच्चारण किससे होगा? नासिका से होगा। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ग य ण न मैं, इसका उच्चारण भी किससे होगा? नासिका से होगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। एक और पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कौन सा? जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से हैं? या अली जिह्वा, इसका नाम अली जिह्वा भी कहते हैं, अली जिह्वा या जिह्वा मूलीय। अगर इस प्रकार से कोई पूछ ले आपसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क ख ग इस प्रकार से। और यहाँ बिंदी, यहाँ वैसे बिंदी लगाते हैं इस प्रकार से, अरबी फारसी ये बिंदी लगा देते हैं नुक्ता चिन्ह वाला, क ख ग। वैसे ये जो बिंदी यहाँ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैसे आता है आधा विसर्ग आता है। एक एक शोध में ऐसे देखा है कि यहाँ पर आधा विसर्ग लगाते हैं, ऐसे इस प्रकार से आधा विसर्ग मिलता है। ये वैसे संस्कृत में ज्यादा आता है इस प्रकार से। संस्कृत में तो ये दो ही होते हैं, क और ख, क और ख। इस प्रकार से थोड़ा सा ये, वैसे तो आपके हिंदी में शायद ही ये पूछे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, संस्कृत में पूछने लायक है। तो इसको वैसे सरसरी नजर से वैसे ही देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद में जो मैंने एक आपको बताया था काकल्य, काकल्य, काकल्य व्यंजन या काकल्य ध्वनि वाले कौन कौन से हैं, तो वो मैंने बता दिया था। एक तो है आएगा और एक क्या आएगा मित्रों? विसर्ग आएगा। ये काकल्य ध्वनि वाले आ जाएंगे, ठीक है। एक आता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वर्ष्य ध्वनि, वर्ष्य ध्वनि कौन सी है? वर्ष्य, वर्ष्य ध्वनि ये पूछा गया है। कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है नजर सल, नजर सल, न ज र स और ल, न ज र स ल। ध्यान देना, ये ज के नीचे नुक्ता चिन्ह है यहाँ पे। इस प्रकार से ये वर्ष्य ध्वनि के अंदर आने वाले वर्ण हैं। अब परीक्षा में किस प्रकार से आ जाए, आपका उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी वर्ण है वो गलत नहीं होगा। सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित कर दिए हैं। जीवा मूल्य ये तो चाहिए, इसको एक बार आप टिक लगे, इसको छोड़ देना कोई बात नहीं। ये संस्कृत में ज्यादा चलता है, लेकिन यहाँ ये पूछने वाला हो सकता है कि एनसीईआरटी में दिया है तो वर्ष्य ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो न ज र स ल, इनमें से कोई भी वो दे दे, पूछ ले निम्न में से वर्ष्य वर्ण है, कोई एक दे दे, न दे दे, एक में ट दे दे, एक में पै दे दे, एक में क दे दे। तो इस प्रकार से वो चार बना करके देगा। तो आपको ये 5 ध्यान करना है। जैसे आपने वो पढ़ा होगा, कौन सा? विदेशी, विदेशी 5 आए थे। आगत वर्ण, आगत वर्ण भी, आगत व्यंजन कितने थे? 5 थे। कौन कौन से था? क ख ग जफ है, क ख ग जफ है, वहां हमने किया था। लेकिन यहां पर ये वर्ष्य ध्वनि में इसको लेंगे, एनसीईआरटी में विशेष इसका उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? जी सर आ गई। एक भेद हुआ है अभी व्यंजनों के वर्गीकरण का, उच्चारण स्थान के आधार पर एक भेद हुआ है। अगर नहीं आया तो एक बार पुनः इसका अवलोकन कर लेते हैं मित्रों। देखिए, सबसे पहले मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। व्यंजनों के वर्गीकरण को मैंने 2 भागों में बांटा, एक मैंने उच्चारण स्थान के आधार पर और एक मैंने प्रयत्न के आधार पर। अभी जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो ये हुआ है, उच्चारण स्थान के आधार पर हुआ है, प्रयत्न के आधार पर अभी पढ़ा है, वो भी हम पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसको देखिए, फिर मैंने इन दोनों का वर्गीकरण वैसे कर दिया है। यहां देखिए आप, ये उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हम मैंने वर्गीकरण कर दिया कि उच्चारण के आधार पर, कंपन के आधार पर और किसके? श्वास वायु के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 8 भाग है, वो अभी इसके बाद में यही आएगा। कंपन के आधार पर अघोष और घोष, श्वास वायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। पिक्चर अपने दिमाग में रखना मित्रों, एक बार इसको लिख करके देखना, बिल्कुल आपके याद होगा। आगे बढ़िए। फिर मैंने पहला जो उसका उच्चारण स्थान के आधार पर इसका पहला भेद है, उसके बारे में मैंने वर्णन किया और मैंने बताया कि मित्रों कैसे आप याद करोगे। तो मैंने ये 5 आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बताए हैं कि सबसे पहले गले के अंदर भाव आता है कंठ का, फिर वो तालु से टकराता है, तालु के आगे थोड़ी मुर्दा है, फिर मुर्दा से फिर आपके दंत आते हैं और लास्ट में ओष्ठ आते हैं। होठ पर आकर के वो फव फग कर जब रोता है तो पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना दुखी है। हालांकि दुखी वो काफी टाइम से है। और कहते हैं कि व्यक्ति कब जब फूटता है, उसका दुख कब फूटता है? जब उसके दुख का कारण हम पूछ लेते हैं कि आप क्या वास्तव में कोई दुख है क्या?
इतना अगर कहते ही वो बंदा क्या करता है, उसका दुख उजागर हो जाता है और मित्रों फूट फूट करके वो रोने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मन की जो बात है वो बता देनी चाहिए, ताकि जो मन है, जो मन में जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाए। देखिए, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ये मैंने 5 भाग 5 क्रम से ये आते हैं। तो मैंने ये कहा कि कैसे याद करोगे आप, कि पहली लाइन कौन सी कै की है, फिर दूसरी चै की, टै की, तै की और पै की, क्रमशः है ये पांचों लाइनें। पांचों लाइनों को क्रमशः ये रख दो, पहले कंठ का भाग, फिर तालु का, फिर मुर्दा का, दंत का, ओष्ठ का। इतने होने के बाद में क्या होता है मित्रों, अब फिर मैंने और आगे आपको बताया, और क्या बताया, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर ये मैंने 5 तक तो ये बता ही दिए थे। फिर मैंने ये कहा था ये किस किस के मेल से बनेगा, किस किस के मेल से, दंत प्लस ओष्ठ, 5 तक तो आपको आता ही है। फिर मैंने कहा कि लास्ट वाले 2 को मिला दो, ये 2 को मिला करके लिख दिया। फिर मैंने कहा ऊपर वाले 2 को मिला कर लिख दो, ये लिख दिया। फिर मैंने कहा कि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इनको मिला लो, तो इनको मिला दिया। क्रमशः रखते जाना। ये थोड़े से याद कर लेना भी कि कंठ तालु पहले आया, दंत ओष्ठ पहले आया तो ए ऐ पहले आया, कंठ तालु बाद में आया तो ओ औ बाद में आया। फिर मैंने कहा कि ये स्वर इस प्रकार से इसको बांट दोगे। ये देखिए है विसर्ग, ये का उच्चारण स्थान तालु है। ये बहुत पूछते हैं, पटवारी में आया था ये, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा है। क्या है, मुर्दा है। स, दंत्य स कौन सा है। इस प्रकार से आप इसका अगर विभाजन पढ़ोगे। फिर मैंने लास्ट के अंदर एक और बात बताई आपको, क्या, कि नासिका, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो नाक से बोला जाता है, अनुस्वार का उच्चारण भी नाक से होता है। फिर इसको चाहे छोड़ देना आप, ये काकल्य ध्वनि कौन सी है और विसर्ग है। और एनसीईआरटी के अंदर इस वर्ष्य ध्वनि का वर्णन किया गया है, न जय रे जय सैल। इस प्रकार से ये व्यंजनों के वर्गीकरण का पहला भेद उच्चारण स्थान के आधार पर अपना मित्रों कंप्लीट हुआ है। अब हम तसल्ली से इसके दूसरा जो भाग है प्रयत्न के आधार पर, उसको भी समझेंगे। अनेकों प्रश्न बनते हैं वहां से भी अनेकों प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे ये आते हैं, अपने ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा है मित्रों, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर इसको समझेंगे, चार्ट के माध्यम से ही समझ रहे हैं। और मैं मित्रों इतना इसके अंदर प्रयास कर दिया इस टॉपिक के अंदर, शायद ही कोई प्रश्न आपका बचा हो, क्योंकि जिस प्रकार से पीछे की क्लासों में मैंने सारा ये वर्णन किया है, उसको देखना आप जाकर के, और फिर इस क्लास का अवलोकन करना। 3 क्लासों के बाद में जब प्रश्नोत्तरी आएगी, उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका सही मूल्यांकन उसके अंदर पता लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपने उसमें सार ग्रहण किया है। ये हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानेंगे। आइए, प्रयत्न के आधार पर मित्रों इसको मैंने कितने भागों में बांटा, जी सर आपने इनको 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, जी सर दोबारा से दर्शन करवाओ, तो ये लो दोबारा से दर्शन करवा देते हैं। एक तो मैंने कहा जी उच्चारण के आधार पर, बार बार लिख रहा हूं, उच्चारण के आधार पर, जी सर हाँ ये आपने किया था, उच्चारण के आधार पर। फिर दूसरा इसका कौन सा था, जी आपने लिखा था कंपन के आधार पर, ये लो जी कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, जी सर यही लिखा था। अब तीसरा इस पे कौन सा लिखा था, जी आपने लिखा था श्वास वायु, श्वास वायु के आधार पर, ये लो जी आपने ये लिखा था वायु के आधार पर। ये मैंने इसमें लिख दिया मित्रों श्वास वायु के आधार पर, कंपन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। फिर क्या किया था, कंपन के आधार, कंपन के आधार पर आपने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा, एक तो आपने बांटा अघोष, क्या बांटा, अघोष, और यहां क्या बांटा, सघोष। और सघोष का ही दूसरा नाम क्या है मित्रों, घोष है। चलो ये बात समझ में आ गई। फिर सर श्वास वायु के आधार पर 2 भागों में, कौन कौन सा, एक तो अल्पप्राण, अल्पप्राण, और एक आपने क्या बांटा, महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण, गुप्तदान महाकल्याण। ध्यान देना ये। अब उच्चारण के आधार पर इसको मित्रों कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा। 8 भागों में इसको बांटते हैं, वो कौन कौन से हैं, अब क्रमशः अपने इसको ले रहे हैं। 2 बार मैंने इसका चित्र बना दिया है, अब इसका मैं वर्णन कर रहा हूं। फिर इन दोनों को एक साथ में कंप्लीट कराऊंगा, इन दोनों भेदों को। पहले इनको देख लेते हैं, इसमें से काफी प्रश्न आते हैं, वो कैसे आते हैं वो अपने इसमें देखते हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहला भाग कौन सा था, बोलिए, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अच्छे तरीके से मित्रों नोट्स बनाना आप, ये आधार पर, और अपने दिमाग में इसको छाप लेना। उच्चारण के आधार पर इसमें क्या आएगा, जी सर हाँ इसमें बताइए आप। तो अभी देख लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला इसके अंदर आता है भाग नंबर 1, स्पर्शी। क्या आएगा, स्पर्शी, अभी बताऊंगा क्या होते हैं स्पर्शी, ठीक है। 2 नंबर भाग स्पर्श संघर्षी, स्पर्श
संघर्षी, पहले इसके नाम नाम याद कर लो, स्पर्श संघर्षी, ये लीजिए जी। 3 नंबर क्या आएगा जी सर, नासिक के ले लो, चलो नासिक के ले लेते हैं। 4 नंबर क्या आएगा जी, इसमें आप ले लो संघर्षी, ये लीजिए जी, संघर्षी ले लिया। 5 नंबर पर क्या आएगा जी, इसमें सर कुछ भी ले लो, क्या ले लें, जैसे इसके अंदर आ जाए संघर्षहीन, आ जाए संघर्षहीन आ जाए, चलो जी ये ले लिया। 6 नंबर पे क्या लेंगे, 6 नंबर पे हम लेंगे संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य संघर्षी, संघर्षहीन। फिर मैं ले लेता हूं उच्छिप्त, उच्छिप्त, उच्छिप्त ले लिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, ताड़न जात, ताड़न जात है। फिर मैंने इसमें क्या ले लिया, ताड़न जात, स्पर्श, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य संघर्षी, संघर्षहीन, इस प्रकार से इसको लेकर के फिर आप क्या करोगे, फिर वो बच गया आपका कौन सा है, एक आप प्रकंपित ले लो, एक आप क्या ले लोगे, प्रकंपित, 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 और एक आप ले लीजिए कौन सा, पार्श्विक। एक 8 नंबर का कौन सा रह गया, पार्श्विक, प्रकंपित और पार्श्विक, पार्श्विक, इस प्रकार से ये 8 भागों में इसको बांट दिया। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा मित्रों, धैर्य बनाए रखिए और अंत तक इस क्लास का अवलोकन कीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। देखिए अब बात आती है जी सर ये याद कैसे होंगे, याद तो हमारे इसमें से कैसे होंगे, तो मैं वही बार बार वही बता रहा हूं। क्या बताता हूं मित्रों कि मैं वही कै वाली लाइन बार बार लिखता हूं, कै ख ग घ, हाँ, फिर दूसरी क्या है, च छ ज झ ये, फिर तीसरी कौन सी है, ट ड ढ ण, चौथी त द ध न, पांचवी प फ ब भ म, ये लीजिए, ये हो गए 25। कितने हो गए, 25। और मैंने पिछली कक्षा में बताया है, इसमें बताया है, बार बार लिख रहा हूं मैं ये। अब देखिए यहां पूछा जाए आपसे कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो मैं आपको पता भी है, बार बार आप रिवीजन भी कर रहे हो, आपको ध्यान भी है कितने होते हैं, तो आपको मालूम है कितने होते हैं मित्रों स्पर्शी। तो मैंने कहा था कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है मित्रों, 16 है। कितनी है, 16 जी। ये 16 कैसे, तो यहां देखिए इसमें से मैं क्या क्या छोड़ रहा हूं, पहले आप देखिए, 4 तो ये किस किस को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इस च वर्ग को तो पूरे को ही छोड़ना है, बाकी प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है ये वाला, इसको छोड़ देना है, और जो बच गए जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। 16 बच गए हैं मित्रों, कितने बच गए हैं, 16। प्रश्न यहां 2 बनेंगे, मैंने पीछे बताया था, स्पर्शी और सीधा आ जाए स्पर्श व्यंजन, क्या आ जाए, स्पर्श व्यंजन, अंतर है इसमें, स्पर्श व्यंजन आ जाए तब तो आप ये 25 के 25 करोगे, कितने करोगे, 25 के 25 करोगे। स्पर्श व्यंजन पूछ ले तो कैसे लेकर के मैं तक 25 होते हैं, 5 वर्ग पूरे के पूरे लिखोगे मित्रों, तो ये तो हो गया कौन सा, स्पर्श व्यंजन। फिर आपसे पूछे स्पर्शी पूछे तो इसमें से प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण काट दो, और च वाले ये 4 और गए, यानी कि 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 9 वर्ण काट दोगे तो 25 में से 9 गए, कितने बच गए मित्रों, 16 बच गए। ये तो है स्पर्शी। चलो ठीक है सर, आगे सुन में। फिर स्पर्श संघर्षी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, कई बार पूछा है एग्जाम में। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं, तो जो आपने छोड़े हैं ना 4, ये 4 छोड़े हैं, ये स्पर्श संघर्षी हैं, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी हैं। तो स्पर्श संघर्षी को दे दो 4, 4 में कौन कौन से देंगे, तो ये 4 में ये आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, तो यहां दे दो च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं, ये स्पर्श संघर्षी ये रहा, क्योंकि हमने इस 4 इसको छोड़ा है, इसका नाम क्या हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया। और 16 कौन कौन से हो गए, तो ये लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है मित्रों, वैसे थोड़ा छोटे रूप में बता देता हूं। ग घ आ गया, च वाली लाइन कट गई, ट ठ ड ढ, फिर त थ द ध, और फिर प फ ब भ, ये 16 ये हैं, ये 16 आ गए, ठीक है, समझ गए आप। नासिक्य में आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, नासिक्य होता है। तो ये लीजिए 5, ये आपके क्या हो गए, कौन सा, पहले अंग य ण न और मैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य हो गया। फिर मित्रों संघर्षी कौन से हो गए, तो भाई इसके बाद में और भी तो है, और भी इसके बाद में क्या आता है बोलिए, य र ल व, फिर क्या आता है, श श श, ये आता है कि नहीं आता मित्रों, आता है जी, ये आता है। तो कोई बात नहीं, संघर्षी में ये आ जाएंगे,
तीनों से, तीनों से जो है वो संघर्षी में आ जाएंगे। कौन कौन सा? शे, ये सब किस में आएंगे? संघर्षी में आ जाएंगे। और फिर क्या आएगा? संघर्षहीन में क्या आएगा? संघर्षहीन में यह और वह आएगा। क्या आएगा? यह और वह आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उच्छिप्त ताड़न जात में सबको पता है, एक तो ड आएगा और एक ढ आएगा। ये दो किस में आएंगे? उच्छिप्त में आएंगे। और प्रकंपित प्र 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 र इसमें आएगा, इसमें र आ जाएगा। और पार्श्विक में क्या आएगा मित्रों? ल आ जाएगा। ये आपकी क्या है, जो उच्चारण के आधार पर है। ये 8 भेद मैंने इसके कर दिए हैं। इस प्रकार से इसको आप अवलोकन करोगे। क्या करोगे मित्रों? देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, स्पर्शी, पहले इसके याद कर लो। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी चाहे सीधा ले लो, संघर्षी, संघर्षी में ये सह वाले आ जाएंगे। नासिक्य, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। संघर्षहीन, संघर्षहीन यह और वह, संघर्षहीन में यह वह आएगा, ये याद करोगे। उच्छिप्त में, ताड़न जात में द्विगुणी कहते हैं, विकसित कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? यहाँ ये उच्छिप्त त्याज्य वर्ण भी कहते हैं। ये दो आएंगे, ड और ढ। त्याज्य इसको इसलिए कहा गया है मित्रों क्योंकि इनसे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होता है। ये दो आ गए। फिर प्रकंपित में र, प्रकंपित का दूसरा नाम आ जाए तो लुंठित। लुंठित व प्रकंपित वर्ण कौन सा है? लुंठित व प्रकंपित वर्ण आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। लुंठित, लुंठित व प्रकंपित वर्ण कौन सा हो गया? तो र हो गया मित्रों। और पार्श्विक में क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। ये 8 भेद आप समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गए। चलिए एक बार इसका अवलोकन करना, देखना इसको अच्छे तरीके से, आपको आएगा समझ में ये। अब बढ़ते हैं, इनके जो 2 बचे हुए भेदों को मैं एक साथ में ले रहा हूं। देखिए कौन कौन से बचे हुए थे? उच्चारण स्थान के आधार पर हमने कर लिया था, उच्चारण के आधार पर हो ही गए थे। इसके बाद में हम दूसरा क्या ले रहे हैं? कंपन के आधार पर। एक मैं कहता हूं कंपन, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर अगर मैं ये कहता हूं, चलो ठीक है। एक इधर मैं लिख देता हूं क्या? श्वास वायु, श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। ये लीजिए जी, श्वास वायु के आधार पर ये दे दिया। अब इसको कैसे बांटूंगा मैं? कंपन के आधार पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जी सर? एक तो आपने बताया था अघोष, क्या बताया था? घोष। और एक क्या बताया था? घोष। चलिए ठीक है, घोष। और घोष का दूसरा नाम क्या है? सघोष, सघोष। हाँ जी सर बताया था। ये लीजिए, मैं इसका एक साथ में चार्ट बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्वास वायु के आधार पर मैंने आपको क्या बताया था जी? आपने बताया था सर एक तो अल्प प्राण, क्या बताया था? अल्प प्राण। और एक आपने क्या बताया था? महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। ये लीजिए जी, मैं इसका एक चार्ट बना देता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ जाओगे। ये ले, मैं यहीं कर देता हूं इसको, ये यहीं कर देता हूं। अब इसको ध्यान से अपने समझेंगे। अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब आइए इसके अंदर अब इसको समझते हैं। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर अगर यहां पूछे अपने आधार पर अघोष, अघोष में मित्रों देखिए कैसे पहचानेंगे? अघोष, अघोष, ए पहला पहला स्वर है, ए पहला स्वर है तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? पहला दूसरा वर्ण। मैं एक बार गणितीय भाषा में लिख रहा हूं, वैसे ये शुद्ध अशुद्ध होता है, प्रथम व द्वितीय ऐसे लिखना चाहिए, प्रथम व द्वितीय, लेकिन आपको समझाना है इसलिए पहला व दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। और वर्ग कितने होते हैं मित्रों? 5 होते हैं। कैसे? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग का कौन सा? पहला दूसरा वर्ण। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और इसने ये कहा है कि एक वर्ग में 5 होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा लेना है। तो 5 वर्ग में से, 5 वर्ग में से एक वर्ग में 2 आए हैं तो 5 में से 10 ही वर्ण आए हैं। कितने आए हैं? और वो कौन कौन से हैं तो देख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग अपने इसमें थोड़ा यूज करके आपको इसमें दर्शा रहे हैं। क्या? एक तो आगे इसमें क्या? कैख है पहला दूसरा, दूसरी लाइन में चैच है, ये दूसरी लाइन का। फिर तीसरा क्या आएगा? टेट है, ये लो, तेथ है, ये लो, और पेफ है, क्या आएगा? पेफ है। ये कितने वर्ण हो गए मित्रों? 10। कितने हो गए? 10 वर्ण हो गए। 10 वर्ण तो ये हो गए जी सर, हो गए। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का हमने पहला दूसरा ले लिया, ये 10 वर्ण हो गए। फिर इसके बाद में देखिए ये स है, यहां पर क्या है? स। और स कितने अपने?
तो आगे क्या दिया है 3, सह कितने हैं 3, सह कितने हैं 3, तो तीनों सह इसी में रख दो, तीनों सह प्लस करके तीनों सह इसमें रख दो, ये लीजिए जी। अब 10 वर्ण तो ये हो गए, 3 ये हो गए, अघोष के अंदर वर्णों की संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। कितनी होगी मित्रों 13। तो यहां लास्ट में हम क्या कर देंगे 13, ये 13 वर्ण जो है वो क्या है अघोष हैं। ये अघोष के अंतर्गत ये आते हैं और परीक्षा में खूब घूम घूम करके प्रश्न आते हैं क्या कि चच है किस प्रकार का वर्ण है, घोष है कि अघोष है, अल्पप्राण है कि महाप्राण है, इस प्रकार से ये प्रश्न बना करके देते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सह, देखिए सह यहां पर है, मैं इस प्रकार से लॉजिक देखिए यहाँ पे ये सह है और आगे क्या दिया है 3, तो इसका मतलब क्या है तीनों सह जो है वो इसी के अंतर्गत ले लेंगे। तो इसका भाई कहां गया सह है का भाई कहां है, तो भाई को आगे वाले प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन का मतलब है इस भाई को यहां रख दिया कि जा तू प्रमोशन, तेरा प्रमोशन है सबसे छोटा है इसलिए तेरे को उच्च स्थान दे रहे हैं, तेरे को उच्च स्थान, तू आगे वाले में जा। तो ये है यहां आ जाएगा, है यहां पर आ गया मित्रों, है इधर चला गया। अब आइए 13 वर्ण इसमें हो गए। अब क्या बच गए वर्ग का पहला दूसरा तो आ गया इसमें, फिर क्या बच गया जी तीसरा चौथा पांचवा, तो यहां लगा देंगे क्या प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया। तो आप समझ गए हो प्रत्येक वर्ग का जब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया है तो कौन कौन से आ गए इसमें कै वाली लाइन में ग घ ग, च छ ज झ य, टठ ड ढ ण, तै का तैथ द ध न, पैफ ब भ और मैं। अब ये देखिए कितने वर्ण हो गए जी सर, ये तो 15 हो गए। कितने हो गए नहीं सॉरी 3 5 15 सही है, 3 5 15, 15 वर्ण तो ये हो गए। प्लस में क्या आएगा तो प्लस में जी सह तो यहां ले लिया, ये रे ले वे बच गए हैं वो यहां आ जाएंगे, ये रे ले वे और है, ये 5 इसमें हो गए। 15 और 5 कितने हो गए 20, प्लस में सभी स्वर, प्लस में क्या सभी स्वर, तो यहां लगा देंगे सभी स्वर प्लस में सभी स्वर, और स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों 11 है। तो 15 और 5 20 और 11 31 वर्ण है, 31 वर्ण इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे मित्रों घोष में आ जाएंगे। ये 31 जो वर्ण है, 31 जो वर्ण है वो किस में जाएंगे घोष में जाएंगे। इतनी बात समझ में आई क्या मित्रों जी सर आ गई है। कैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तो इसमें ले लिया, फिर यहां पर सह कितने लिखने हैं 3, तीनों सह यहां लिख दिए जी सर लिख दिए। अब आइए इधर पहला दूसरा यहां था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यहां दे दिया तो ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण है। एक वर्ग से 3 निकले हैं तो 5 वर्ग से 15 ये हो गए, प्लस में सह यहां आया, इसका भाई यहां चला गया और ये रे ले वे इधर आ गए। और सभी के सभी जो स्वर हैं वो घोष होते हैं, सभी के सभी घोष होते हैं, सभी के सभी स्वर क्या होंगे घोष होंगे, और घोष का ही दूसरा नाम क्या है सहघोष है मित्रों। इतनी बात समझ में आ गई क्या जी सर आ गई। तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है क्या। अब देखिए अल्प प्राण में क्या होता है, जिसके उच्चारण में वायु जो है कम निकलती है या उसको कम प्रयास करना पड़ता है तो वो क्या होगी अल्प प्राण। कैसे तो यहां हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का, यहां क्या लगाएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण है। ये लीजिए भी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। अब अंदाजा लगा सकते हो क्या आप प्रत्येक वर्ग का, जैसे कै वाली लाइन में क्या आएगा बोलिए, कै वाली लाइन में तो कै ख नहीं आएगा, फिर क्या आएगा ग, फिर घ नहीं आएगा, फिर अंग। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा विषम संख्या आएगी इसमें, क्योंकि ये 5 ही है, 5 विषम ही होता है, 5 विषम ही होता है। तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। अब इसमें क्या लगाओगे च पहला, छ छ ज तीसरा और ये तीसरा, फिर ट ठ ड ढ ढ ण, त थ नहीं आएगा, त थ द और न, फिर प प के बाद में क्या आएगा प फ ब और भ मैं, ये मैं आ गया। ये 15 तो ये हो गए,
15 तो मित्रों ये हो गए। चलो इसमें थोड़ी जगह नहीं होगी तो अपने थोड़ा सा उसमें ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये 15 तो ये हो गए, 15 आप समझ गए हैं कौन कौन से 15 हैं। तो एक बार इसको इसी में सेट कर देता हूं मैं। आइए मित्रों, अब देखिए ये हो गए 15 वर्ण। कितने वर्ण? 15 वर्ण। प्लस में यहां वाले ये रे लेवे, ये जो ये रे लेवे हैं, ये जो ये रे लेवे हैं, इसको कहां ले जाएंगे? इन चारों के चारों को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर आ जाएंगे ये चारों के चारों। तो यहां आ जाएगा क्या? ये रे ले और वे। 15 और 4 19 वर्ण है। ये 19 वर्ण किस में आ जाएंगे मित्रों? अल्प प्राण में आ जाएंगे। और महाप्राण में क्या आ जाएंगे? ये शैश है, पक्षांतरण कर दो इसका। यहां देखो, पहला चौथे में चला गया और दूसरा जो है ये तीसरे में आ गया। तो ये तीनों सै और इसका भाई लास्ट में जाकर के मिल जाएंगे। तो सै और है, पहले मैं यही इसी को लिख देता हूं, शै और इसका भाई लास्ट में जाकर मिल गया, ये है। 4 तो ये हो गए इसमें। अब यहां प्रत्येक वर्ग का आपने कौन सा किया है जी? पहला, तीसरा, पांचवा किया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मित्रों? बोलिए। यहां पर आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? दूसरा व चौथा वर्ण, चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण है। एक वर्ग से 2 निकाले हैं तो 5 वर्ग से कितने हो गए? 10 वर्ण है। 10 वर्ण ये, प्लस में 4 वर्ण ये, टोटल वर्ण कितने हो गए? 14 वर्ण हो गए। कितने हो गए मित्रों? 14 वर्ण हो गए। इस प्रकार से आप इसका चार्ट बना करके मित्रों अध्ययन करोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण। क्या इतनी बात मित्रों आपके समझ में आई? क्या नहीं आई तो एक बार दोबारा इसको देखोगे, रिवीजन करोगे, बार बार अभ्यास करने से ये आपको आएगी। चित्र बना लेना और चित्रों के माध्यम से अपनी स्मृति में इसको बिठाना। मित्रों मैंने मेरा प्रयास किया है, कैसा आपको ये प्रयास लगा है मेन कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, और क्या उसमें और मेरे को और बेटर करना है ये भी मेरे को सुझाव देना आप। चलिए अब एक लास्ट की बात इसमें मित्रों और बच गई है, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मित्रों, एक प्रश्न पीछे आया था, कौन सा? उसमें आया था द्वित्व व्यंजन। अब ये द्वित्व व्यंजन या कह दो युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि ये क्या है? अब पूछ लिया था निम्न में से द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है, द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। ये देखते ही बच्चे कंफ्यूजन में आ गए थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों, इसको बता देते हैं। देखो ये क्या होता है? ये होता है मित्रों कि यदि किसी शब्द में, ध्यान से देखना, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में, शब्द में एक वर्ण, एक वर्ण स्वर रहित, एक वर्ण स्वर रहित, एक वर्ण स्वर रहित, स्वर रहित हो, और उसके बाद हो, और उसके बाद, और उसके बाद वही वर्ण, उसके बाद वही वर्ण, वही वर्ण सस्वर आ जाए, स्वर सहित आ जाए, सस्वर या स्वर सहित, या स्वर सहित आ जाए, स्वर सहित आ जाए, आ जाए, युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे मित्रों? युग्मक ध्वनि। आ जाए तो वो युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। आ जाए युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि कहलाते हैं, ध्वनि कहलाते हैं। कितना अच्छा मित्रों, देखिए कहलाते हैं। और खूब आपने ये प्रश्न सुना भी है, सुना भी है, बहुत बार आपने सुना भी है ये। यदि किसी शब्द में एक वर्ण स्वर सहित, स्वर रहित, एक वर्ण तो स्वर रहित होगा, और उसी के बाद में वही वर्ण जो स्वर रहित था, वही वर्ण अगर स्वर के साथ में आ जाए तो वहां पर युग्मक ध्वनि होती है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। युग्मक ध्वनि का मतलब है द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे दो आपने देखा होगा सेम वर्ण वाले, कैसे? जैसे उदाहरण देखिए, बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर उदाहरण आते हैं। जैसे यथा, यथा में मैंने लिखा जैसे, जैसे क्या है? बच्चा, बैचैचा बच्चा। जैसे मैं कहूं बिल्ली, बी लैली बिल्ली। जैसे मैं कहूं कुत्ता, कुतैता, आधा तय पूरा तय, कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, सच्चा, सच्चा, सैचैचा सच्चा। देखिए इस प्रकार के कोई आए ना, ये बच्चा है, बिल्ली है, कुत्ता है, सच्चा है, तो जी इसमें, इसमें कहां है? आप जो इसमें विशेषता बता रहे हो वो इसमें है क्या? जी बिल्कुल है। कैसे? ये देखिए आप, यदि किसी शब्द में एक वर्ण स्वर रहित, चय स्वर्ण स्वर रहित है, ये जो चय है वो स्वर रहित है, स्वर रहित है, स्वर नहीं है, और वही वर्ण, और उसके बाद में वही वर्ण, मतलब वही वर्ण कौन? चय,
च उसके बाद में वही वर्ण अगर स स्वर आ जाए, स स्वर आ गया है, स स्वर का मतलब स्वर सहित आ जाए, तो ये यहाँ पर युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन बन जाता है, द्वित्व व्यंजन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो ल आ गए, ल ल, ये भी युग्मक ध्वनि है। दो तय आ गए, दो तय आ गए, ये भी युग्मक ध्वनि है। दो देखिए च च। इस प्रकार से अगर आपको कोई दो एक जैसे दिखाई दे, उसमें एक आधा हो और एक पूरा हो, ऐसा कोई शब्द आ जाए तो वो युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ये बात मित्रों आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अब मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा है, सारी बातें जो बताने वाली थी वो मैंने बता दी है। ध्यान से, मनन से, एकाग्र भाव से मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका आप अध्ययन करना मित्रों, बड़ा लाभ मिलेगा आपको, ताकि जब हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आए तो मैं भी बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से बच्चे अच्छी तरीके से उत्तर दे पा रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए मित्रों। मैं आशा ही नहीं, मुझे विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया है उनको इन विद्यार्थियों ने देखा है और अच्छा प्रयास किया है, अच्छे अंक आएंगे तो मुझे उसमें हौसला मिलेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, ताकि मैं दुगने जोश के साथ में आगे के जो टॉपिक है वो एक उत्साह के साथ में मैं लेकर के आपके सामने आऊं मित्रों। इसी आशा के साथ में मैं जाते जाते चंद पंक्तियां वही जो मैंने पहले बताई थी वही कहूंगा कि दीपक जलाओ तो सही अंधकार भाग जाएगा, दस्तक दो तो सही सुसुप्त नर जाग जाएगा, असंभव दिखने वाला भी बन जाएगा संभव, पौरुष परिश्रम श्रम मेहनत करो तो सही, एक स्वर्णिम विहाग आएगा, एक स्वर्णिम विहाग आएगा। जय हिंद साथियों।